अचीवमेंट अवार्ड के लिए मिस्टर राजीव गुप्ता सर, प्लीज जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव गुप्ता। 25 साल पहले आप लोगों की तरह पीछे बैठता था। काम शुरू किया। मिड 90s में करीब 20-25 साल पहले जब मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग को देखने का, बिल्कुल इंडिया में आई थी उस टाइम पर। उसको देखा, सुना, समझा, एक चीज उसमें क्लिक करी थी। काम हो या ना हो समझ में नहीं आया, टेस्टिमोनियल कोई सामने नहीं थे, लेकिन अगर ये सिस्टम कामयाब हुआ तो हमारे देश की तकदीर पलट देगा, क्योंकि इसी एक सिस्टम में एक वो पावर है जो मार्जिनलाइज समाज सोसाइटी को मेन स्ट्रीम में ला सकती है। बिना रिसोर्स का एक बिजनेस खड़ा हो सकता है। यह चीज समझ में आई और काम शुरू किया। फार्मास्यूटिकल ट्रेड में 15 साल लगाने के बाद एक बड़ी कंपनी में बड़ी जिम्मेवारियों को मेरा कैरियर था, वो छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग को मैंने ऑप्ट किया। इस सिस्टम ने बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज किया, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी दी। उस अपॉर्चुनिटी से इतनी तेजी से फैली, जैसा अभी आपने एक वीडियो में सुना था, कि ये बिना कानून का बेहिसाब, बिना किसी डायरेक्शन के ये फैलता चला गया, हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी देता चला गया। लेकिन होता क्या है कि जब आपके पास कुछ होता है, जब पेड़ में फल लगते हैं तो पत्थर तभी पड़ते हैं। आज हमारे ऊपर अगर असॉल्ट हो रहा है, ये 2001 से ये कहानी शुरू हुई थी। इस सिस्टम को दुरुपयोग करने वाले आ गए थे। 2001 से आते आते ओवरनाइट नहीं आए, ये धीरे धीरे आए, और उन धीरे धीरे उस प्रोसेस में जो सही लोग थे वो दबते चले गए। और ये समझ में आ चुका था कि इसमें अगर सोशल रिकॉग्निशन हमें चाहिए, तो जैसे डॉक्टर कमल बोल के गए हैं, एजुकेशन, यस, ये तो अभी आई है, लेकिन इससे पहले एक लीगैलिटी बहुत चाहिए थी, डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलिंग चाहिए इंडिया में। तो उसके लिए एसोसिएशन बनी। एसोसिएशन बना करके डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया एक मिशन शुरू किया, और हम कुछ लोगों ने शुरू किया। सब काम हम छोड़ के, बिजनेस छोड़कर हम लोग लग गए थे, और उसी टाइम बस जी के ऊपर गाज गिरी थी और उन्होंने अपना एग्जाम्पल सेट किया था, और वहाँ से हम लोगों ने हाथ मिलाए और समझ में आया कि अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो बड़ा मुश्किल होगा। वो एक इकट्ठे होने का दौर था। हमने काम शुरू किया, और जिसको भी हम बात करते थे, हमारी बात वहां सुनी नहीं जाती थी। मिनिस्ट्री तक पहुंचे, आरटीआई लगा लगा कर हमने मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करवाई। मिनिस्ट्री आइडेंटिफिकेशन के बाद जब हमने बात शुरू की, तो सर हेम पांडे सर से मैं अभी कह रहा था कि हमारा इनसे जो फॉर्मर पहले सेक्रेटरी थे पंकज अग्रवाल जी, उनसे बातचीत होती थी, तो वो कहते थे कि इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये, तो कैसे किया जा सकता है। और एक कुछ डायरेक्टिव गवर्नमेंट के आ गए थे जिसमें इस इंडस्ट्री के ऊपर ब्लैंकेट बैन सा नजर आने लग गया था। उस नोटिफिकेशन को उनको पढ़ करके हम लोग उनसे मिले और उनको एक बड़ी छोटी सी बात समझाई कि सर इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी है, कितना रेवेन्यू देती है गवर्नमेंट को, और उससे कितना उसको पब्लिक को कितना लाभ होता है, लेकिन उसी में कोई तीर्थ यात्रा करता है और कोई स्मैक बेचने जाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें वो दुरुपयोग करने वालों को पकड़ने का हिसाब बनाना चाहिए, ना कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बैन कर दिया जाए। तुरंत वहां पर उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई जिसमें करीब 26 इंटर इंडस्ट्री एसोसिएशंस थी, और उसके बाद फिर सर मिनिस्ट्री कमेटी बनी और वो प्रोसेस शुरू हुआ।
हम लोगों ने काम करते करते उनके टेन्योर के बाद हेम पांडे सर आए। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि ये हमारी जर्नी जहां से शुरू हुई थी 20 साल पहले, उस 20 साल में 10 साल निकल गए हमें अपने रास्ता ढूंढते ढूंढते, पहचान ढूंढते ढूंढते। और 10 साल पहले हेम पांडे सर, उसके साथ जाकिर हुसैन सर, वो लोग, उन्होंने मिनिस्ट्री में हमको समझा। और आज वो दिन और आज का दिन डायरेक्ट सेलिंग की एक हमारी पूरी एक रूपरेखा बन चुकी है। गाइडलाइन बनने के बाद, गाइडलाइन टेबल पे पड़ी हुई थी हमारी मिनिस्ट्री में। एक एक दिन मिनिस्टर हमारी इंडस्ट्री के लिए भारी पड़ रहा था। ये बात है सितंबर 2016 की। 3 महीने इंतजार करते करते बीत गए। गाइडलाइन तैयार है, बाहर नहीं निकल के आ रही है, समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने 8 सितंबर 2016 का दिन तय कर लिया कि उस दिन हम जश्न मनाएंगे गाइडलाइन का। लेकिन गाइडलाइन नहीं आई 7 तारीख तक। बोर्ड पलट दिया गया। वो जश्न ना हो करके एक निवेदन हो गया। डिपार्टमेंट से जाकिर हुसैन जी आए और उनके सामने 5000 से ज्यादा लोग, ताल कटोरा स्टेडियम भरे हुए, डिस्ट्रीब्यूटर, आप लोग कुछ नहीं बोले, हाथ जोड़कर निवेदन करते रहे। ये थी सामूहिक शक्ति वो दिन। और अगला 9 तारीख को गाइडलाइन रिलीज हो गई। वो दिन हमारा एक जो है पहला माइलस्टोन था। जर्नी अभी शुरू हुई थी। हमारे साथ हेम पांडे सर का साथ था। जितना काम उन्होंने किया उसके आगे काम बढ़ा। गाइडलाइन को अब एक्ट बनाने का जब टाइम आया तो हमको ये सलाह मिली कि भाई गुप्ता जी, आप अपनी लाइफ टाइम में तो एक्ट बनवा नहीं सकते। सरकार को तभी एक्ट बनता है, 2 दिन में बन जाता है अगर उसका इंटरेस्ट हो। आपकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी दिख नहीं रही है। वाकई हमारी इंडस्ट्री दिख नहीं रही है, जैसा कि भी सुरेखा जी बोल के गई हैं। इसको देखने के लिए बहुत गहरी पैठ चाहिए और एक वो तीसरी आंख की हमें वो नजर चाहिए। फोर्ब्स 500 में जितने अमीर लोग लिखे जाते हैं उससे दसियों हजारों गुना ज्यादा अमीर यहां पर हैं, इस इंडस्ट्री ने बनाए हैं। कहीं नजर नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री है ही नहीं, मानी नहीं जाती। हमारी अगली लड़ाई इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाने की थी। सो एक अपॉर्चुनिटी सामने आई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट में लंबित है अमेंडमेंट के लिए। वहां पर इंटेलिजेंटली उसमें हम लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को भी एक मोड ऑफ सेलिंग वहां पर एंटर करा दिया। सर वो गेम चेंजर हो गया, हमारा एक्ट बन गया। ये भी हमें हेम पांडे सर की टीम और इनके डिपार्टमेंट से हमें सलाह मिली। उसके बाद जो रूल्स बन रहे हैं, रूल्स भी नोटिफाई हुए। आज डायरेक्ट सेलिंग की एक सोशल रिकॉग्निशन बनने के पूरी जो है हमारी बिसात बीत चुकी है। शांति है। दूसरे लोग यहाँ पर अब जो गलत काम करने वाले हैं उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, लेकिन कमी अभी एक है, हमको एकजुट होने की। आज अगर 2 लाख 5 लाख लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, मजाल की यहां गवर्नमेंट सुने ना आपकी, जरूर सुनेगी। शर्त एक है, लीडरशिप चाहिए। वो लीडरशिप आज हमारे पास है, इंडस्ट्री के पास है। इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और बहुत कुछ करके दिखाएगी। आने वाला टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है और ये इंडस्ट्री हमारे देश को डेवलप्ड नेशन की तरफ लेके जाएगी। थैंक यू सर।